नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 8 जो कि था कोशिका संरचना एवं कार्य पढ़ लिया था। अब उसके आगे के अध्याय जो कि है अध्याय 9 जैविक अणु बायोमॉलिक्यूल्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस अध्याय में आपको पढ़ना क्या है। अध्याय का नाम है जैविक अणु। अगर इसके अर्थ की बात की जाए तो जैविक अणु का मतलब होता है जीवित जीव में पाए जाने वाले रासायनिक अणु। हमें यही पढ़ना है कि समस्त जीवित जीव जो पृथ्वी पर उपस्थित हैं उनमें कौन कौन से रासायनिक अणु पाए जाते हैं, उन रासायनिक अणु की उपयोगिता क्या है उनके शरीर में। ठीक है, थोड़ा और अगर डिटेल पढ़ते हैं, समझते हैं कि इस अध्याय में आपको पढ़ना क्या है, तो इनको हम अर्थ के अनुसार देखेंगे। जैविक का मतलब होता है जीवित जीव, अणु मतलब रासायनिक अणु, इस अध्याय में आपको पढ़ना है कि जीवित जीव के शरीर में कौन कौन से रासायनिक अणु पाए जाते हैं, उन रासायनिक अणु का क्या कार्य है, उन रासायनिक अणु की संरचना कैसी होती है। इसी अध्याय में आपको ये पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके बोर्ड में भी और ज़्यादातर आपके नीट में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में कौन कौन से रासायनिक अणु पाए जाते हैं, उन रासायनिक अणु की उपयोगिता क्या होती है, बहुत ज़रूरी है। तो जीवित जीव में पाए जाने वाले रासायनिक अणुओं का अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करते हैं। जीवित जीव कौन से? समस्त पौधे, समस्त जंतु, मनुष्य भी और सूक्ष्म जीव, इन सभी में कौन कौन से रासायनिक अणु पाए जाते हैं, इसी का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। अब चूँकि हमने आपको बताया है कि जीवित जीव का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से, यानी सेल से। कोई भी जीव हो उनका पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। कोई भी, जैसे हमारा ये पूरा शरीर है, अगर हम इतने पार्ट की बात करें तो ये भी पूरा सब किसका मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। मतलब अगर हमको जानना है कि हमारा शरीर किस रासायनिक अणु से मिलकर बना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि इन कोशिकाओं में कौन सा रासायनिक अणु पाया जाता है। चाहे कोई भी हो, पौधे का पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। जंतु का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। सूक्ष्म जीव का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। मतलब हमें ये पढ़ना है कि कोशिका में कौन कौन से रासायनिक अणु पाए जाते हैं। बात समझ में आई? हमें इस अध्याय में पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार के जीवों की कोशिकाओं में कौन कौन से रासायनिक अणु पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया कि इस अध्याय में हमें पढ़ना है कि जीवित जीव के शरीर में कौन कौन से रासायनिक अणु पाए जाते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उनके कार्य क्या होते हैं। तो आपका सबसे पहला टॉपिक ही इस चैप्टर का आता है। पहला टॉपिक है सजीव कोशिका का रासायनिक संगठन, यह आपके अध्याय 9 का पहला टॉपिक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, सजीव कोशिका का रासायनिक संगठन। क्योंकि हमने आपको बताया ना कि इस अध्याय में आपको पढ़ना है सजीव कोशिका में कौन कौन से रासायनिक अणु पाए जाते हैं। तो पहला टॉपिक यही है, सजीव कोशिका का रासायनिक संगठन। हम देखेंगे कि सजीव कोशिका में कौन कौन से रासायनिक अणु पाए जाते हैं। अगर हम किसी भी कोशिका, कोई भी कोशिका हो, चाहे पौधे की कोशिका, जंतु की कोशिका या सूक्ष्म जीव की कोशिका, अगर हम किसी भी सजीव कोशिका का रासायनिक संगठन देखें तो ये विभिन्न प्रकार के, किसी एक दो प्रकार के रासायनिक अणु से नहीं मिलकर बना होता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अणु से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अणु से मिलकर बना होता है। अब इन विभिन्न प्रकार के रासायनिक अणु में कुछ मुख्य रूप से पाए जाने वाले रासायनिक अणु होते हैं। मुख्य रूप से पाए जाने वाले रासायनिक अणु कौन कौन से हैं?
वो है आपके हाइड्रोजन, जो समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और अधिक मात्रा में भी पाया जाता है। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके यौगिक, इन सभी के यौगिक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। किसी भी सजीव कोशिका को अगर हम देखेंगे तो उनमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक अणु पाए जाते हैं, लेकिन जिनमें मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। हालांकि इन सभी रासायनिक अणुओं की प्रतिशतता भिन्न भिन्न होती है अलग अलग जीवों की कोशिकाओं में। मतलब इन सभी की मात्रा इनकी कोशिका में अलग होगी, इनकी कोशिका में अलग होगी, इनकी कोशिका में अलग होगी। पाए सभी जाएंगे, लेकिन मात्रा अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बात आपने सुना होगा, मानव शरीर के बारे में कहा जाता है, मानव शरीर के बारे में प्रचलित है कि मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। आज इसको प्रूफ करते हैं। सही कहा है, जिसने भी ये कहा है बहुत सही बात कहा है कि मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। इसका अगर रासायनिक रूप से अगर आप इसको विश्लेषित करें तो सही भी पाएंगे। हमारे शरीर में भी वही रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है। मतलब बात को समझिएगा, वही रासायनिक अणु कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो भी चीज़ है मृदा में भी पाई जाती है और मानव शरीर में भी यही रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। फ़र्क क्या है? मिट्टी, मृदा निर्जीव है और मानव शरीर सजीव है। तो इसका कंपैरिजन किया गया है एनसीईआरटी में। तो देखते हैं कि आखिर कौन कौन से तत्व हैं जो मृदा में भी पाए जाते हैं, जो कि निर्जीव है, मनुष्य में भी पाए जाते हैं, जो कि मनुष्य सजीव है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें और भी तत्व छिपे हुए हैं, क्यों कहा जाता है कि मिट्टी से बने मिट्टी में ही मिल जाना है। देखिए, अगर हम बात करें मृदा की और मानव शरीर की, तो हमने बताया अभी आपको कि मृदा में भी वही रासायनिक तत्व है, वही रासायनिक अणु हैं जो मानव शरीर में पाए जाते हैं। कैसे संभव होता है ये? देखिए, मृदा में उपस्थित रासायनिक अणुओं का प्रयोग कौन करते हैं? पौधे। इनके तत्वों का प्रयोग कौन करता है? पौधा। और मानव पौधे को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो मृदा से ये रासायनिक अणु पौधे में जाता है और पौधे से ये रासायनिक अणु मानव शरीर में जाता है। मतलब हम देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? मृदा पे। मृदा में पोषक तत्व हैं जिनका प्रयोग पौधे कर रहे हैं और उन्हीं का प्रयोग मानव शरीर कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है। मृत होने के बाद शरीर का अपघटन होता है और मनुष्य शरीर में जितने भी रासायनिक अणु हैं अपघटन होने के बाद अपघटित होकर कहाँ मिल जाते हैं? मृदा में ही तो मिल जाते हैं। ठीक, तो ये तो बस आपको समझाने के लिए था। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में आपको बताया गया है कि मृदा में भी वही तत्व पाए जाते हैं जो मानव शरीर में पाए जाते हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन से तत्व मृदा में भी पाए जाते हैं और मानव कोशिका में पाए जाते हैं। सजीव व निर्जीव पदार्थों में मिलने वाले तत्वों की तुलना करते हैं कि कौन कौन से तत्व मृदा में पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं। इनकी प्रतिशतता भिन्न होती है। मृदा में कम मात्रा में पाए जाएंगे, मानव शरीर में अधिक मात्रा में। मृदा नहीं, सॉरी, हमें 2 कॉलम बनाना है, जिसमें आपको एक कॉलम रखना है तत्व, वो कौन से तत्व हैं जो मृदा में पाए जाते हैं, मानव शरीर में पाए जाते हैं। इनका भार देखेंगे परसेंटेज में कि कितना % मृदा में पाए जाते हैं और कितना %
मानव शरीर में पाया जाता है। सबसे पहले कौन सा तत्व देखें? चलिए हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रतिशत अगर हम मृदा में देखें तो मृदा में 0.14% पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रतिशत अगर मानव शरीर में देखें तो मानव शरीर में 0.5% पाया जाता है। अगला देखें तो कार्बन। कार्बन रासायनिक तत्व है। कार्बन मृदा में बहुत कम पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। अगर मानव शरीर में इसकी बात करें तो मानव शरीर में 18.5% पाया जाता है। मानव शरीर के कुल भार का, ड्राई वेट का, शुष्क भार का 18.5% भाग कार्बन होता है। ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा मृदा में 46.6% होती है। मानव शरीर में देखें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, 65% पाया जाता है। ठीक है, 65.0। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है। नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है मृदा में। पहले भी बताया हूँ कि नाइट्रोजन मृदा में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। पौधों को जो नाइट्रोजन है वो मृदा में कैसे मिलता है? नाइट्रोजन चूँकि मृदा में पाया ही नहीं जाता, तो इसके लिए मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बहुत सारे हैं, जिनके मैं एग्जांपल्स आपको बताया हूँ इससे पहले भी। वे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में। उनका प्रयोग पौधे करते हैं। तो नाइट्रोजन पौधों मृदा में बहुत कम पाया जाता है। मानव शरीर में अगर देखें नाइट्रोजन की प्रतिशतता तो 3.3% पाया जाता है। अगला देखते हैं सल्फर। सल्फर भी मृदा में बहुत कम पाया जाता है, 0.03%। अगर बात करें मानव शरीर में तो मानव शरीर में भी कम ही पाया जाता है, 0.3%। अगला देखें सोडियम। सोडियम की मात्रा मृदा में 2.8% होती है। अगर हम मानव शरीर में देखें तो मानव शरीर में भी बहुत कम 0.2% पाया जाता है। अगला देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा 3.6% होता है और मानव शरीर में 1.5% होता है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की मात्रा 1.5% होती है मृदा में और मानव शरीर में अगर देखेंगे तो 0.1% होता है, बहुत कम। और अगर हम बात करें सिलिकॉन की तो मृदा में इसकी प्रतिशतता बहुत ज़्यादा होती है और मनुष्य शरीर में कुछ भी नहीं। सिलिकॉन में लगभग 27.7% भाग होता है सिलिकॉन। मानव शरीर में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, नगण्य होता है। अगर पाया भी जाता है तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। तो ये था एक कंपैरिजन जिसमें मृदा और मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्वों की सूची है। कितना प्रतिशत भाग मृदा में पाया जाता है और कितना प्रतिशत मानव शरीर में ये रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि वही तत्व हैं जो हमारे शरीर में भी हैं और मृदा में भी हैं। ये तत्व मृदा में से पौधे में जाते हैं और पौधे से मानव शरीर में आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मृदा मिट्टी से ही बने और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इतना टॉपिक आपको पहले लिख लेना है। इस अध्याय का पहला टॉपिक जो था वो आपका क्या था? सजीव कोशिका का रासायनिक संगठन। तो आप हेडिंग डालेंगे सजीव कोशिका का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक है, सजीव कोशिका का रासायनिक संगठन में आप लिखेंगे कि सजीव कोशिका का रासायनिक संगठन विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। यदि हम पौधे की कोशिका या जंतु कोशिका या सूक्ष्म कोशिका का अगर हम रासायनिक परीक्षण करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक अणु प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख अणु होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। यदि हम मृदा का परीक्षण करें तो जो कि एक निर्जीव पदार्थ है, तो
हमें इसमें मिलने वाले रासायनिक अणु मानव शरीर में मिलने वाले रासायनिक अणु से समानता मिलती है। मतलब मृदा में पाए जाने वाले तत्व भी वही हैं जो मानव शरीर में भी पाए जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि मृदा में इनकी प्रतिशतता कम होती है और मानव शरीर में इनकी प्रतिशतता ज़्यादा होती है। बस इतना आपको लिखना है और उसके बाद आपको ये कॉलम बनाना है, लिखना है सजीव व निर्जीव पदार्थों में मिलने वाले तत्वों की तुलना, और आप ये कॉलम बनाकर लिख लीजिए। अगला टॉपिक है आपके एनसीईआरटी का, वो है सजीव कोशिका में मिलने वाले अकार्बनिक तत्व। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। परसेंटेज कभी कभी पूछ लिया जाता है नीट वगैरह में। देखेंगे कि सजीव कोशिका में कौन कौन से अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। सजीव कोशिका में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व। सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, जल पाया जाता है, बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, सजीव कोशिका में ये सारे कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। चलिए अब आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक है आपका सजीव कोशिकाओं में रासायनिक संगठन का विश्लेषण। अगला टॉपिक है सजीव कोशिका में रासायनिक संगठन का विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ केमिकल composition of a living cell। ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक है कि सजीव कोशिका में जो रासायनिक संगठन है उनका हम विश्लेषण कैसे करते हैं। आपसे पूछते हैं, इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया कि मानव शरीर की कोशिकाओं में ये सारे तत्व पाए जाते हैं, जो भी अभी आपने पढ़ा, जो हमने आपको बताया, कैसे वो पता चला कि मनुष्य के शरीर की कोशिका में वो तत्व पाए जाते हैं, कैसे पता चला। अगर हम आपसे कह दें कि आपको ये सारे तत्वों की खोज करनी है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में ये सारे तत्व पाए जाते हैं या नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे। इसी को आपको इस टॉपिक में पढ़ना है कि किसी भी सजीव की कोशिका में कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, इनका पता कैसे लगाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, कोई भी आप सब्जी ले लीजिए या फिर आप कोई भी यकृत का टुकड़ा ले लीजिए, मेनली यही बताया जाता है, यकृत का टुकड़ा ले लीजिए या कोई सब्जी ले लीजिए, चूँकि ये भी पौधा है, ये जंतु का ऊतक है, और इन्हीं के ऊतक में आपको पता करना है कि कौन से रासायनिक तत्व होते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटा सा हम आपको बताते हैं, करना है एक गाजर ले लीजिए, ठीक है, और इस गाजर में आपको करना क्या है कि थोड़ा सा पार्ट काट लीजिए। अगर हमें देखना है कि इस गाजर के पौधे में कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस गाजर के कुछ थोड़े से भाग को काटकर आपको
कटे हुए पार्ट के साथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्सर ग्राइंडर में या फिर किसी भी तरीके से आप इन दोनों को साथ में पीस देंगे। ठीक है, मतलब किसी भी बर्तन में आप इस टुकड़े को लेकर इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COOH मिक्स करेंगे और इसको किसी भी तरीके से हम पीस देंगे। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी ऊतक में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों की खोज कैसे करते हैं, कि कौन कौन से रासायनिक तत्व इसमें मौजूद हैं। इसके लिए हमें उस पौधे के कुछ भागों को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COOH के साथ मिक्स कर हमें पीसना है और पीसने के बाद जो भी मटेरियल बनेगा, यहाँ पर जो भी मटेरियल बनेगा, इसे हमें क्या करना है, एक दूसरे बर्तन पर एक महीन कपड़ा रखकर, ठीक है, महीन कपड़ा रखकर इस मटेरियल को इस पर लाकर रख देना है। जब हम इस मटेरियल को जो कि पिसा हुआ गाजर और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का मिश्रण है, इसको हम जब इस महीन कपड़े पर लाकर रखेंगे तो इसमें से द्रव है वो रिस कर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, आसान शब्दों में देखेंगे तो गाजर के टुकड़े को लेंगे और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करके हम उसे पीस देंगे। पीसने के बाद जो मटेरियल बचेगा उसे हम कपड़े पर रखकर कपड़े से बांधकर कस के निचोड़ देंगे। तो निचोड़ने के बाद जो घुलनशील पदार्थ है वो आकर इस बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा और जो गाढ़ा पदार्थ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस पार्ट को हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, या इसे हम कह सकते हैं रिटेंटेट। इस पार्ट को हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल और फिल्ट्रेट। समझ में आया? जो जो अम्ल में घुलनशील पदार्थ है उसे हम एसिड सॉल्युबल पूल या फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो गाढ़ा पदार्थ है एसिड इनसॉल्युबल पूल कहलाता है या रिटेंटेट कहलाता है। वैज्ञानिक इसी मटेरियल यानी एसिड सॉल्युबल पूल या फिल्ट्रेट का ही परीक्षण करते हैं, इसी का परीक्षण करते हैं और इससे प्राप्त होता है बहुत सारे जो उसमें उपस्थित रासायनिक तत्व हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब इन रासायनिक तत्वों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी होता है, या फिर हम क्रोमेटोग्राफी के जरिए भी हम तत्वों का पता लगा सकते हैं कि इनमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, या फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा हमें पता चलता है कि इस फिल्ट्रेट में कौन कौन से रासायनिक तत्व उपस्थित हैं। समझ में आ गया कि सजीव कोशिका में रासायनिक संगठन का विश्लेषण हम कैसे करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। इसके लिए हम किसी भी सजीव कोशिका को लेते हैं, सजीव कोशिका, लेकिन यहाँ पर कोशिका को तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इस कोशिका को हम नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते। कोशिका की जगह पे हम ऊतक का प्रयोग करते हैं। ऊतक भी कोशिका का ही समूह कहलाता है, लेकिन यहाँ पर डिफिनीशन में ध्यान रखेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि ऊतक का सही डिफिनीशन होता है समान कार्य व समान संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ऊतक को लेंगे, किसी भी सजीव ऊतक को लेंगे और उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स कर हम मिक्सर में पीस देंगे। पीसने के बाद जो मटेरियल मिलेगा उसे हम कपड़े से छान देंगे। छानने के बाद जो घुलनशील पदार्थ है वो बर्तन में आकर इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दो पदार्थ मिलते हैं। एक जो गाढ़ा पदार्थ है जो कपड़े पे है उसे हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, या फिर इसे हम इंग्लिश में रिटेंटेट कहते हैं, और जो छना हुआ पदार्थ है उसे हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल या फिल्ट्रेट। इसी छने हुए पदार्थ में बहुत सारे जो भी इसमें रासायनिक पदार्थ होंगे, हजारों पदार्थ इसमें जो भी होंगे वो हमें मिलते हैं। अब पृथक्करण विधि द्वारा क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इन सभी प्रोसेस के द्वारा, ये सब प्रोसेस आपको हायर क्लासेस में बताए जाएंगे। इन्हीं प्रोसेस के द्वारा हम पता करते हैं कि इनमें कौन कौन से रासायनिक तत्व मौजूद हैं। ठीक, बस यही टॉपिक है आपका ये
सजीव कोशिका में रासायनिक संगठन का विश्लेषण। तो आप हेडिंग डालेंगे सजीव कोशिका में रासायनिक संगठन का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए लिविंग सेल। इसमें लिखेंगे कि सजीव कोशिका के रासायनिक संगठन के विश्लेषण हेतु किसी भी जीव ऊतक जैसे सब्जी या यकृत के टुकड़ा आदि को लेकर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड CCl3COOH अम्ल के साथ पीसते हैं, जिसके बाद एक गाढ़ा कर्दम स्लरी प्राप्त होता है। उस स्लरी को हम महीन कपड़े से छानते हैं, ठीक, उस स्लरी को हम महीन कपड़े से छानते हैं, जिससे उसमें से घुलनशील पदार्थ बर्तन में आकर इकट्ठा हो जाता है। इससे हमें दो अंश प्राप्त होते हैं। एक अंश जो जल में घुला होता है, जल नहीं, अम्ल में घुला होता है, उसे हम फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं। और एक वो जो अम्ल में घुला नहीं होता, उसे हम एसिड इनसॉल्युबल पूल या रिटेंटेट कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी फिल्ट्रेट में विभिन्न प्रकार के पृथक्करण का प्रयोग करके अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों की प्राप्ति किया है, जो इस प्रकार के ऊतक में पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के यौगिकों को प्राप्त करने के लिए पृथक्करण विधि जैसे क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर हम किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व संभावित संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस ये टॉपिक बस इतना ही था। आपने सीख लिया कि किस तरह से हम किसी भी जीवित जीव के में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बस ये आपका भाग 1 खत्म इस अध्याय का। अगला भाग 2 जल्द ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। इससे पहले कि कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आपको बताना होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन कि आपको अध्याय 9 जैविक अणु क्यों पढ़ना है। दूसरा कि मनुष्य में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक। तीसरा, मनुष्य शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अकार्बनिक तत्व कौन सा है। 3 क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।